हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये सीटेट में इसी टॉपिक से आपके जितने भी पेडागोजी से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसी को ध्यान में रखकर जो है बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको बालक को समझना, बाल केंद्रित शिक्षा को समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो चलिए इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है एक शिक्षक के लिए, क्यों ज़रूरी होता है बाल केंद्रित शिक्षा, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपके माइंड में ये एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं, परिभाषा को भी देख। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और एक शिक्षक के लिए यह क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। तो दोस्तों वह शिक्षा जिसके केंद्र में जो है बालक होता है, ठीक है। इस कहने का मतलब है कि वह शिक्षा जो बालक के आवश्यकता, उसकी अभिरुचि, उसकी अभिक्षमता, उसकी आयु क्या है, उसकी परिपक्वता स्तर क्या है, इन सभी को जो है ध्यान में रखकर जो उसको शिक्षा दी जाती है शिक्षक के द्वारा, वही होता है क्या, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए आप टीचर बनते हैं, आज नहीं तो कल टीचर बनते हैं, जो भी बालक बालिका आप टीचर बनेंगे, तो अगर आप जाएंगे प्राथमिक स्तर के बालकों को शिक्षा देने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वह बालक कितना बड़ा है, उसकी आयु कितनी है, उसकी उम्र क्या है, उसको मतलब उसकी क्षमता क्या है, वह कितना जानता है कितना नहीं है, और उसकी रुचियाँ क्या है, वह किस में इंटरेस्टेड है किस में नहीं है। इन सब को जो है ध्यान में रख कर आपको उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है आपका क्या, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। कि बालकों की आवश्यकताओं, उनके नियमों, रूपों, तरीकों, सबको जो है आपको पता करके ही उसको जो है ज्ञान देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखकर उसको, उस बच्चे को आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा क्यों दें, मतलब क्यों देना आवश्यक है एक बाल केंद्रित शिक्षा, क्या उद्देश्य है उसके, क्या मतलब लाभ होते हैं इससे, इसको भी देख लेते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है ना दोस्तों, वो अधिगम को जो है प्रभावी बनाता है, ठीक है। बच्चा जो होता है, अगर आप उसकी कमियों को पकड़ लेंगे, उसके दिमाग को पढ़ लेंगे कि वो किस बातों को जो है अच्छे से समझ लेता है, कौन सी बात उसको समझ में नहीं आती है, कितना टफ लेवल है, कितना हाई लेवल है, जो भी हो, आप ये सभी अगर उसको समझ जाएंगे तो उसके अनुसार आप उसको जो है शिक्षित करेंगे, ठीक है। तो उसकी अभिरुचि जो होता है, अवधान होता है, ध्यान केंद्रण जो होता है, ये सभी आप समझ सकेंगे और उसको जो है ट्रैक पे ला सकेंगे कि बच्चा हाँ इस कार्य में रुचि ले रहा है, तो हमको इसी कार्य के मतलब दौरान उसको जो है शिक्षित करना है, ठीक है। तो यही है आपका क्या, बाल केंद्रित शिक्षा जो है, यह अधिगम को जल्दी सिखा देता है बालक को, और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली यह माना जाता है। तो देख लेते हैं रॉश ने अपने शब्दों में इसको क्या कहा है। रॉश ने कहा है कि अभिरुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब कि अभिरुचि जो होती है उसकी, और अवधान केंद्रित करने, अगर ये समझिए कि आपको जो काम अच्छा लगता है तो आप जाहिर सी बात है उसमें आप ध्यान देकर काम करेंगे उस काम को। तो वैसे ही बालक होता है कि अगर उसकी जो है रुचि जिस कार्य में लग गई, तो उस कार्य को वो बच्चा बहुत ही ध्यान से करेगा और बहुत ही अच्छे से करेगा, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा हम दे कैसे, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो बच्चों को पहले समझें फिर समझाएं, मतलब पहले आप समझाएं ही नहीं, पहले बालकों को आपको समझना है, उनको देखना है, चेक करना है कि कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है। जैसे आपने पाठ्य योजना बनाने से पहले जो है, या फिर बनाते समय आपने देखा होगा कि पूर्व ज्ञान का मतलब यही है कि इससे पता चलता है कि बालक के अंदर जो है कितना ज्ञान है कितना नहीं है, हमको कहाँ से जो है शुरुआत करना है, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा, अब हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसको क्यों देना आवश्यक होता है और इसको कैसे दिया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है दोस्तों, वह शिक्षा होता है जिसका उद्देश्य बच्चों को जो है अंतर्निहित शक्तियों को जो है सर्वांगीण विकास करना होता है।
जिससे वे आने वाले अपने जीवन में हर समस्याओं का सामना कर सके। यही होता है आपका क्या, प्रगतिशील शिक्षा होता है। ठीक है, और ये सारे टॉपिक हम बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीटेट के लिए, खासकर ये सीडीपी से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आप सबको कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। वह शिक्षा जो बच्चों को जो है उनकी शक्तियों का जो है विकास करना सिखाए, और आने वाले उनके जीवन में जो भी दुख दर्द समस्या हो, जो भी समस्याएं हो, उनका वो सामना खुद अकेले कर सके, अपने बुद्धि के प्रयोग के द्वारा कर सके, अपने दिमाग से कर सके। यही होता है आपका क्या, प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, उसको किसी और की आवश्यकता न पड़े, वह अपनी समस्या को स्वयं सॉल्व कर ले, एकदम समाधान कर ले। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रबल समर्थक जो हैं जॉन डीवी माने जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्रतिपादक हैं जो वैज्ञानिक हैं जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रबल समर्थक है, तो आपको बताना है कि जॉन डीवी। ठीक है, ये हैं प्रबल समर्थक, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अध्यापन नहीं होता है, बल्कि बालक का विकास करना होता है। ठीक है, इन्होंने भी अपनी जगह बहुत ही सही परिभाषा दिया है। अब देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा क्यों दें, आखिर देने के पीछे क्या कारण हो सकता है बालक को। ठीक है, इसको समझ लीजिए। कह रहे हैं कि जिससे कि छात्र जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, या फिर आपके ही क्लासमेट बहुत लोग आपने देखा होगा कि आपने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, तो जैसे कि जो बच्चा होता है वो हाई स्कूल में ही देखते हैं पहुंचते हैं, बहुत से बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर वो हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं तो वो अपनी जान दे देते हैं। कभी कोई फांसी लगा लेता है, तो कोई पुल से कूद जाता है, कहीं कुछ डर के मारे, यही क्योंकि फेल हो गए हैं, घर में समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो यही सब सोच के उनके अंदर जो है नकारात्मकता पैदा हो जाती है, और वो सही दिशा में जाने में जो है असमर्थ हो जाते हैं। तो इन सब बड़ी बड़ी समस्याओं को जो है, ऐसी समस्याओं को जो है समाधान करें, और स्वयं से जो है अपना चिंतन करें, मनन करें, इसका समाधान खुद निकालेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही सब सिखाता है प्रगतिशील शिक्षा। अगर आपके अंदर प्रगतिशील शिक्षा है, आप अगर प्रगतिशील शिक्षा से वाकिफ़ हैं, तो आप इतनी छोटी से छोटी हो, कितनी सी बड़ी समस्या हो, आप बहुत ही आसानी से उसका समाधान कर सकेंगे, और आने वाले समय में कभी भी ऐसे कदम कभी नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रोल निभाती है, बहुत ज़्यादा भूमिका होती है जीवन में प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा को देना कैसे चाहिए एक बच्चे को। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या समाधान का अवसर दें। मतलब कोई भी एक आपके घर में स्कूल से संबंधित, समाज से संबंधित, आसपास पड़ोस से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, आप उस बच्चे को जो है अवसर दें कि वह समस्या का समाधान स्वयं करे, बिना किसी सदस्य के सहायता के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बालक छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते करते वह कब बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने लगेगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, और ऐसे करते करते उसको बहुत ही ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो जाएगा, और वह एकदम से एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। तो इसी के साथ ही साथ दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी क्या भूमिका होती है एक बालक के जीवन में, और क्या आवश्यकता होती है विद्यालयों में। ठीक है, एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है, तो आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा। तो जो दोस्तों विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जो है सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाना ही क्या कहलाता है, आपका समावेशी शिक्षा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो बच्चे ठीक ठाक हैं, जो सुनने में असमर्थ नहीं हैं, जो चलने में असमर्थ नहीं हैं, जो देखने में थोड़ा कम असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों को भी जो है एक अच्छे बच्चों के साथ और एक ही विद्यालय में एक ही साथ बैठाकर जो शिक्षा दी जाती है दोस्तों, वही है आपकी क्या, समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये नहीं कि कोई बच्चा लंगड़ा है, किसी बच्चे को कम दिखाई देता है तो उसको जो है किसी अलग से जो है कक्षा में बैठा दिया जाए और उसकी शिक्षा प्रक्रिया बगल की क्लास में चलाई जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा रोक लगाता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि वैसे बालक जो हों और जो सामान्य बालक हो, जिनको कोई भी दुख दर्द तकलीफ ना हो, ऐसे बच्चों को सबको एक साथ एक समान बैठा के एक विद्यालय में एक सीट पर शिक्षा देना चाहिए। वही हमारा क्या सिखाता है, समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे आगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं या दिव्यांग बालक होते हैं। ठीक है, वही हमने कहा कि जो शारीरिक रूप से अक्षम हो, जिनके पैर में कोई प्रॉब्लम हो, हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, कान में कोई प्रॉब्लम हो, आँख में कोई प्रॉब्लम हो, वह जो है अच्छे से पढ़ने में असमर्थ हो, वही आपके क्या कहलाते हैं, दिव्यांग बालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि वे बच्चे जिनकी जो है आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से अलग होती है, अर्थात विशेष है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। मान लीजिए कि अस्थि बांधित बच्चे, मैंने अभी कहा ना कि जो शरीर से जो है अक्षम होते हैं, जो दृष्टि बाधित हो, जिनको कम दिखाई देता हो, जो बोलने में असमर्थ हो, मूक बधिर हो, वो बोल नहीं पाते हों, और जो मंद बुद्धि के होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है दोस्तों, ज़्यादा वो तेज़ नहीं होते हैं। और इसकी जो है प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं जो बहुत तेज होते हैं। सृजनशील बालक भी आते हैं इसके अंदर दोस्तों, और पिछड़े बालक भी इसी के अंतर्गत आते हैं समावेशी शिक्षा के। वांछित बालक भी आते हैं, अधिगम अक्षम बालक भी इसी के अंतर्गत आते हैं, समायोजित बालक भी आते हैं, कुसमायोजित बालक भी आते हैं, अपराधी बालक भी इसी जो है शिक्षा व्यवस्था में आते हैं, इसी जो है दिव्यांग विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा क्यों दी जाए, आखिर देने के अब हम देखेंगे दोस्तों कि समावेशी शिक्षा क्यों दी जाए, आखिर इसको जो है देने के पीछे क्या कारण है, किस कारण से ये शिक्षा दी जानी चाहिए और क्यों दी जानी चाहिए। तो जो छात्र होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे के प्रति जो है संवेदनशील का जो है विकास हो उनके अंतर्गत, उनके अंदर हो, वही उसी कारण से जो है समावेशी शिक्षा देने के लिए कहा जाता है। कि जैसे कि एक जो अच्छा छात्र होता है और जो एक विकलांग छात्र होता है, इन दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। मतलब कुछ बालक जो है इनसे घृणा करते हैं, ऐसे बालकों से जिनको कम दिखाई देता है, जिनको कम सुनाई देता है, जो कम बोल पाते हैं, और जो अच्छे से बोल लेते हैं, जो अच्छे से देख पाते हैं, वो बच्चे जो है इनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये सब जो है इन पर रोक लगाई जा सके और उनके प्रति जो है संवेदनशील हो सके बालक, और उनका जो है सहयोग करे, शिक्षा में सहयोग करे, हर प्रकार से जो है उनका सहयोग करे। इसीलिए कहा जाता है कि उनको एक साथ बैठाकर एक ही टेबल पर एक ही विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए, और ये हमारा क्या कहता है, समावेशी शिक्षा कहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों देनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा कैसे दी जाए। अभी तक तो हमने देखा कि किस कारण से दी जाए, अब हम देखेंगे कि कैसे दी जानी चाहिए और कैसे प्रयोग से जो है सिखाना चाहिए। तो उद्देश्य का निर्धारण पहले करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो अपनाना चाहिए, अनुकूलन को अपनाना चाहिए, अधिगम अनुभव को, और जो है उसके अध्यता की जांच करनी चाहिए प्रस्तुतिकरण के द्वारा। तो ऐसे हम जो है समावेशी शिक्षा को दे सकते हैं, इन सब जो है तरीकों को अपना कर। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटा बालक है, आप इंटर का सिलेबस उसको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी गलत बात है। किसी भी परिस्थिति में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करें ना, बिल्कुल भी, ये भी गलत बात है। कि कोई दिव्यांग बालक है और कोई अच्छा बालक है, तो इन दोनों को जो है अलग अलग जो है कक्षाओं में जो है इनकी शिक्षा संचालित की जाए, ये भी गलत बात है। उनको एक साथ एक जगह एक विद्यालय में बैठा कर के शिक्षा देना चाहिए, यही हमारा समावेशी शिक्षा कहता है। ठीक है दोस्तों, तो नवीन शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करके भी हम जो है शिक्षा दे सकते हैं। कैसे? नवीन शिक्षा प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा प्रणाली आ जाती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रणाली भी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्ट उठते हैं, सी-टेट में पूछे जाते हैं, टेट में पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नवीन शिक्षा प्रणाली के पद्धति के प्रतिपादक पहले जान लीजिए कि कौन किसके प्रतिपादक हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठ कर आता है, 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं यहाँ से।
तो किंडरगार्टन एक पद्धति है दोस्तों जो है जर्मन भाषा में जो है की गई। यह बच्चों को जो है बगीचा होता है, शिक्षक इसमें माली होता है, छात्र जो होते हैं वो पौधे होते हैं, विद्यालय भी जो होता है क्या बगीचा होता है। इसके प्रतिपादक पूछे तो आपको फ्रॉबेल लगाना है, ठीक है। फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन पद्धति के जो हैं प्रतिपादक रहे हैं। दूसरे आपके ऐसे प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण कि मॉन्टेसरी पद्धति, आपने पढ़ा होगा बीटीसी बीएड वाले आपके जो है सिलेबस में दिया रहा होगा कि मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक कौन पूछे तो आपको मारिया मॉन्टेसरी लगाना है, ठीक है। इन्होंने जो है इंद्रियों का अभ्यास कराया है इस पद्धति में, और इंद्रियों के द्वारा जो है छात्र जो है ज्ञान को अर्जित करता है, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं कि इंद्रिय यथार्थवाद भी कहा जाता है। तो आप भूलेंगे नहीं कि मॉन्टेसरी पद्धति के जो है प्रतिपादक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी हैं। और इसको जो है इसमें क्या किया जाता है तो इंद्रियों का जो है अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीसरा आपका पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट या परियोजना योजना पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो आपको किलपैट्रिक लगाना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये सारे आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्धति है और यहीं से 3-4 प्रश्न तो पूछता है, हर बार पूछता है, ठीक है। वही बात की जाए ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि को, तो दोस्तों इसके जो है आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक और अन्वेषण ये दोनों जो है एक ही पद्धति है, लेकिन इनका नाम जो है अलग अलग है, 2 नामों से इनको बुलाया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कि ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि खोजकर्ता कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। और डाल्टन पद्धति की बात की जाए, इसके प्रतिपादक कौन है, तो लेडी हेलन जो है पारखस्ट है, ठीक है। खेल पद्धति के जो है प्रतिपादक पूछे तो आपको कोल्डवेक कुक लगाना है। इन सब में जो है खिचड़ी नहीं पका देना है, आपको अच्छे से याद करना है। पंचपदी प्रणाली कौन दिया था, तो हर्बर्ट स्वेंसन ने दिया था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं और इन्हीं से सारे प्रश्न बनते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके लिए महत्वपूर्ण, इसीलिए हम इंक्लूड किए हैं आपके इसमें, ठीक है, नोट्स में। आप सब फटाफट से इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा। क्रियाकलाप आधारित शिक्षा क्या होता है, वो कौन सी शिक्षा होती है जो क्रियाकलाप आधारित शिक्षा होती है, इसको जान लेते हैं साथ ही साथ। तो चलिए क्रियाकलाप शिक्षा देख लेते हैं या क्या है। तो दोस्तों वह शिक्षा जिसमें करके जो है सीखने पर बल दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्रियाकलाप आधारित शिक्षा। जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है उसी को कहा जाता है क्रियाकलाप शिक्षा, ठीक है। तो इसको क्यों दिया जाता है दोस्तों, तो सीखना ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर बालक या फिर आप ही कोई कार्य खुद से बनाकर बिगाड़ कर बनाकर सीखते हैं, जैसे भी कर सीखते हैं, तो उसको आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी सीख जाते हैं और दोबारा अगर आपको वही कार्य करने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। देखने से ज़्यादा नहीं याद होता है, ज़्यादा नहीं सीख पाता है बच्चा जब तक कि वह स्वयं अपने हाथों से उस कार्य को करे ना, ठीक है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये खास हो जाता है। तो इंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग सीखने को जो है प्रभावी बनाता है। अगर बालक किसी चीज़ को सीख रहा है, सीखने में मन लगा है, तो उसकी इंद्रियां भी जाहिर रूप से सक्रिय होंगी और उस सक्रिय रूप से वो कार्य करेंगे, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है सीखेगा और वो है सीखने पर फोकस करेगा, ठीक है। तो कैसे सीखेगा, बच्चों को करके सीखने का अवसर दें। वही जैसे हमने ऊपर अभी कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को जो है सीखने पर फोकस करिए, कि बच्चा जो है सीखेगा तभी उसको जो है अनुभव प्राप्त होगा, वो चीज़ों को अच्छे से जो है कर पाएगा और सीख पाएगा, ठीक है। इसलिए आप सब इसको अवसर ज़्यादा से ज़्यादा। अब देख लेते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षा क्या है दोस्तों। तो वह शिक्षा होता है जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो होता है बच्चा, उसको उसके जो है विकास में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत आधारित, सही बात है। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि किसी का विकास तीव्र गति से होता है, किसी का धीमा होता है। तो बिल्कुल भी आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है एक शिक्षक को, कि हर बालक जो है एक तरीके से नहीं होते, एक प्रकार से नहीं सीखते हैं। किसी का IQ बहुत ज़्यादा तेज होती है, किसी की मंद गति से होती है, कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है, कोई सृजनात्मक होता है। तो हर तरीके के बालक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षा जो है, इसी को कहा जाता है कि वह शिक्षा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो बच्चा होता है उसके विकास में जो है बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है।
तो क्यों? तो प्रत्येक बच्चे की विकास दर जो है भिन्न होती है और बुद्धि भी बहुआयामी होती है। ठीक है, ये प्रश्न आया जा चुका है दोस्तों पहले कि बुद्धि क्या है, तो आपको बताना है बुद्धि बहुआयामी होती है। अब देखा जाए कि कैसे दिया जाए इसको, तो विविध प्रकार की शिक्षा जो होती है उसका जो है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, उन विधाओं का प्रयोग करके उनको शिक्षित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके, जैसे कि टीएलएम हो गया, ये सब बच्चों के लिए ही बनाई जाती है। उनसे जो है रुचि भी उनके अंदर जो है जागृत होगी और वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से और जल्दी सीखने का जो है प्रयास करेंगे। छात्रों की तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हाँ तुम तेज हो वो धीमा है, तुम काहे नहीं सीख रहे हो, उसको डांस आता है तो तुमको डांस काहे नहीं आता है, उसको गाना आता है तो तुमको काहे गाना नहीं आता। तो ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना है और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खास होता है और यह हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए कि बच्चों में जो है अधिगम की जो है कहाँ तक जो है सीखे हैं वो सब और कितना बाकी है, कितना सिखाना है, कहाँ पर जो है त्रुटियां आ रही हैं, कहाँ पर वो सीख नहीं पा रही हैं, सारी सहायता आपको खुद करना है। और कैसे पता चलेगा, ये व्यापक मूल्यांकन करके। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन के साथ साथ सभी बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए छात्रों का कि वह पढ़ाई में कैसा है, खेल कूद में कैसा है, कक्षा में बिहेवियर कैसे करता है, बच्चों के साथ कैसे रहता है। हर चीज़ों पर जो है उसको जो है मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है कि बच्चा जो है नैतिक व्यवहार भी सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, मतलब खेल प्रदर्शन में उसका कैसा प्रदर्शन है। तो मतलब व्यापक सतत हमेशा आपका जो है सभी बच्चों का उसका मूल्यांकन करना चाहिए, तभी आपको सही सही पता चलेगा कि उसका विकास कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है, कितना करना है कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया और कैसे लगी आपकी वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों।